हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स में क्लासिकल, नियो क्लासिकल और मॉडर्न इकोनॉमी इस तरह के तीन यहाँ पे टाइप्स होते हैं, जिसमें एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जॉन स्टुअर्ट मिल, थॉमस माल्थस, जेबी से, इन तरह के जो इकोनॉमिक्स है इन्होंने अपनी जो थ्योरी दी है इनको क्लासिफिकेशन किया जाता है क्लासिकल थ्योरी में। उनके बाद का जो इकोनॉमिक्स आते हैं उन्हें नियो क्लासिकल, और उनके बाद जो केन्स से स्टार्ट होता है, केन्स तो अपने आप में एक बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, बट नियो क्लासिकल और यहाँ पे जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है इनसे भी अहम, या हम फाउंडेशन अगर समझते हैं तो वो यहाँ पे देने वाले क्लासिकल इकोनॉमिक्स है, जिन्होंने अपनी इस थ्योरी से यहाँ पे क्लासिकल इकोनॉमिक्स का बेस बना के रखा है, और इससे ही आगे जाके हर इकोनॉमिक्स अपनी अपनी यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेके अपनी अपनी थ्योरी बना चुके हैं। तो इसमें जो इकोनॉमिक्स के फादर है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, यहाँ पे एडम स्मिथ को समझा गया है, और एडम स्मिथ ने ही इसकी रिव्यू रखी। इससे ही आगे जाके उनकी वेल्थ ऑफ नेशन जो 1776 में यहाँ पे उनकी जो बुक पब्लिश हुई, जिसे हम इन शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशन कहते हैं, यही जो बुक है इससे ही इंस्पायरेशन लेके उनके बाद कई इकोनॉमिक्स बने हैं, और उन्होंने इकोनॉमिक्स में अपनी अपनी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देने में हेल्प की गई है। तो एडम स्मिथ ही एक ऐसे यहाँ पे इकोनॉमिक्स थे जिनसे ही यहाँ पे इकोनॉमिक्स यहाँ पे बनी है। एडम स्मिथ ने अपनी इस कॉन्सेप्ट में या अपनी इस बुक में ऐसे पर्टिकुलर ऐसे थ्योरी नहीं दी है, बट उन्होंने ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिए हैं जो कॉन्सेप्ट से ही आगे जाके डेविड रिकार्डो, जॉन स्टुअर्ट मिल, थॉमस माल्थस, जेबी से, केन्स और भी कई इकोनॉमिक्स अपनी अपनी यहाँ पे जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है एडम स्मिथ के वेल्थ ऑफ नेशन से लेते हुए अपनी थ्योरी यहाँ पे जो देते हैं, और इसका ही यहाँ पे यूज़ हमारे लेन देन में या हमारी इकोनॉमी में यहाँ पे यूज़फुल होती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो आइडियोलॉजी है वही जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स की थी वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मानी जाती है, जो इफ़ेक्टिव आइडियोलॉजी मानी जाती है। उसी के साथ जो डिफरेंस है इकोनॉमिक्स का क्लासिकल, बट हर कोई इकोनॉमिक्स अपनी अपनी जो सोच है वो देने में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, बट उनका एक एम जो है वही है इकोनॉमिक्स या उस कंट्री की डेवलपमेंट किस तरह से की जाए। तो ये कॉन्सेप्ट ही उनकी डेवलपमेंट यहाँ पे प्रेजेंटेशन उनकी अलग अलग मानी जाती है, बट उनका एम तो एक ही है, डेवलपमेंट। तो उनके थॉट्स अलग हो सकते हैं, उनका नज़रिया अलग हो सकता है, उनकी टेक्निक्स अलग हो सकती है, उनकी प्रेजेंटेशन अलग हो सकती है, बट एम जो है वो एम यही है इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट करने का। तो यहाँ पे इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो क्लासिकल आइडियोलॉजी है इसे इम्पोर्टेंट दिया गया है। ये अपनी अलग पहचान यहाँ पे क्लासिकल इकोनॉमिक्स या क्लासिकल आइडियोलॉजी यहाँ पे अपनी इम्पोर्टेंस यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देती है। तो इसके साथ हम इसके अजम्पशन देख लेते हैं कि किस बेस पे यहाँ पे क्लासिकल इकोनॉमिक्स अपनी सोच दिए हैं।
उनकी अजम्पशन इस तरह से है। फर्स्ट है लेजेस फेयर। लेजेस फेयर ये कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि गवर्नमेंट की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, मार्केट फुली यहाँ पे फ्रीडम कंडीशन में होना चाहिए, जिससे किसी का भी कंट्रोल मार्केट में नहीं होना चाहिए। एडम स्मिथ ने इनविजिबल हैंड ये कॉन्सेप्ट दिया है और उनका पूरी तरीके से नेचुरल लॉ पे यहाँ पे ट्रस्ट है, जिससे इन दो कॉन्सेप्ट मार्केट में इक्विलिब्रियम कंडीशन पूरी तरीके से ऑटोमेटिकली यहाँ पे अनसीन हैंड इस कॉन्सेप्ट से इक्विलिब्रियम कंडीशन मिलती है। सेकंड है ओपन इकोनॉमी। क्लासिकल इकोनॉमिक्स यहाँ पे जो इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट देते हैं, इसीलिए यहाँ पे ओपन इकोनॉमी ये कॉन्सेप्ट देते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है कैपिटल एक्यूमुलेशन। कैपिटल एक्यूमुलेशन इसे क्लासिकल इकोनॉमिक्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट देते हैं। अगर किसी कंट्री की इन्वेस्टमेंट बढ़नी है तो उसके लिए पहले सेविंग होना इम्पोर्टेंट है, और सेविंग से ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने के लिए जो इम्पोर्टेंट कैपिटल है वो बन जाता है। तो इससे ही इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल इम्पोर्टेंट या कैपिटल एक्यूमुलेशन को ही इम्पोर्टेंट दिया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी में एक सेक्टर होता है एग्रीकल्चर और दूसरा होता है इंडस्ट्री। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। यहाँ पे हर कोई इकोनॉमिक्स ये अज्यूम कर लेता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ये कॉन्सेप्ट आने ही वाला है। एक ऐसी इक्विलिब्रियम कंडीशन में या ग्रोथनेस की कंडीशन मिलने के बाद प्रॉफिट यहाँ पे डिक्लाइन करना शुरू कर देता है, तब ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स यहाँ पे हमें दिखाई देता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टू फैक्टर। यहाँ पे टू फैक्टर में फर्स्ट फैक्टर है लेबर और सेकंड है कैपिटल। सिर्फ प्रोडक्शन फंक्शन के यहाँ पे दो फैक्टर को इम्पोर्टेंट दिया जाता है जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स देते हैं, लेबर और कैपिटल को। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सब्सिस्टेंस लॉ ऑफ वेजेस। यहाँ पे जो लेबर है उनको मिलने वाला जो वेज रेट है वो सब्सिस्टेंस लॉ ऑफ वेजेस पे डिपेंड है और उतना ही उन्हें दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कांस्टेंट टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की जो प्रोग्रेस है वो कांस्टेंट समझा गया है। और हमारा लास्ट यहाँ पे जो JB से का जो सेज लॉ ऑफ मार्केट यहाँ पे पूरी तरह से अप्लाई करती है। JB से इनका जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जो सप्लाई अपने आप यहाँ पे अपनी खुद की डिमांड क्रिएट करती है, इस बेस पे यहाँ पे क्लासिकल इकोनॉमिक्स ये ऐसे कुछ अजम्पशन है, इस अजम्पशन पे ही उनकी थ्योरी बेस करती है। यहाँ पे जो क्लासिकल थ्योरी और ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ये समझने से पहले हमें
जो हमारे क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे उनका कंट्रीब्यूशन किस तरह से रहा है, ये भी समझना उतना ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो थे वो थे एडम स्मिथ, और इन्होंने ही यहाँ पे बेस या उसका फाउंडेशन इकोनॉमिक्स का रखा है। तो इनका कंट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट है एडम स्मिथ। इनका टाइम पीरियड रहा है 1723 टू 1790। ये स्कॉटलैंड से बिलोंग करते थे और इन्होंने यहाँ पे अन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, ये 1776 में ये बुक दी थी। और उनसे ही इस बुक से हमें नेचुरल लॉ, अनसीन हैंड या इनविजिबल हैंड ये कॉन्सेप्ट मिलती है। तो उसके साथ साथ उन्होंने थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज ये कॉन्सेप्ट भी हमें, या ये थ्योरी भी हमें दी थी। इसी के साथ हमारा सेकंड है एडम स्मिथ। इस तरह से तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बन चुके थे, बट इन्होंने ऐसी कुछ थ्योरी यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऐसी थ्योरी नहीं दी है जिसे आगे जाके कोई इकोनॉमिक्स उस पर या रिसर्च ना कर पाए। बट एडम स्मिथ उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दी है इसे आगे लेके जाने के जो क्लासिकल इकोनॉमी सबसे बड़े बन गए थे वो थे डेविड रिकार्डो, जो एक ब्रिटिश थे। डेविड रिकार्डो, इनका टाइम पीरियड था 1772 टू 1823। ये बिलोंग करते थे ब्रिटिश, और उन्होंने अपने यहाँ पे इकोनॉमिक्स अपने जो कॉन्सेप्ट क्लासिकल के लिए दिया था वो था प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। ये उन्होंने 1817 में यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट दी थी या ये बुक पब्लिश की थी। और उसी के साथ उनकी सोच में हमें रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट मिलता है, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिलता है, उसी के साथ रिकार्डियन थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। ये तीन बड़े बड़े जो कॉन्सेप्ट है ये हमें रिकार्डियन की तरफ से मिलते हैं। उसके बाद जो थर्ड हमारे सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट आते हैं वो थे थॉमस माल्थस। इनका टाइम पीरियड रहा है 1766 टू 1834। ये बिलोंग करते थे इंग्लैंड से। इन्होंने अपनी 1820 में बुक दी थी प्रोग्रेस ऑफ वेल्थ। इसमें उन्होंने और इसमें सबसे ज़्यादा उनका पॉपुलर रहा था माल्थेशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन और माल्थेशियन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसी के साथ उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, उसका नाम था एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। वो उन्होंने 1798 में दी थी। हमारे नेक्स्ट क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है जे.एस. मिल। इनका टाइम पीरियड रहा है 1806 टू 1873। ये बिलोंग करते थे इंग्लैंड से। इन्होंने 1848 में एक बुक लिखी थी, उसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। उसी के बाद उन्होंने दिया था ऐसे ऑन द सम अनसेटल्ड क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो 1844 में दिया था। उसी के साथ उनका और भी एक बुक था, वो था अ सिस्टम ऑफ लॉजिक, जो उन्होंने 1843 में दी थी। तो जो उनकी एक फेमस किताब थी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो 1848 में पब्लिश हुई थी, वो उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है विथ सम ऑफ देयर द एप्लीकेशंस टू द सोशल फिलोसॉफी। और हमारे लास्ट यहाँ पे जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स हम समझते हैं वो थे जेबी से। इनका टाइम पीरियड रहा है 1767 टू 1832। इन्होंने सेल्स लॉ ऑफ मार्केट दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है सप्लाई अपनी डिमांड बना देता है मार्केट के अंदर।
और उसी के साथ उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप किस तरह से होती है ये भी अपने यहाँ पे क्लासिकल थॉट्स में दिए हैं। तो इसी के साथ उनकी जो 1803 में जो बुक्स आई थी वो थी ट्रीटाइस ऑन द कैपिटल इकोनॉमी। यही ये जो कंट्रीब्यूशन है क्लासिकल इकोनॉमिक्स का, इससे ही आगे जाके और भी न्यू क्लासिकल और यहाँ पे मॉडर्न इकोनॉमिक्स इन्होंने अपनी यहाँ पे सोच ली है, और इनसे ही आगे जाके यहाँ पे हमें नए नए इकोनॉमिक्स और उनके नए नए थेरीज और उनकी थॉट्स हमें मिलते हैं। तो इसी के साथ हम देखते हैं क्लासिकल थ्योरी के जो इकोनॉमिक्स थे वो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के बारे में उनकी कॉन्सेप्ट, उनकी बेस किस पे थी, या हम उनके व्यू समझते हैं। तो इनके व्यू किस तरह से थे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, एक तो था कैपिटल एक्यूमुलेशन। कैपिटल एक्यूमुलेशन को सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्लासिकल इकोनॉमिक्स यहाँ पे इम्पोर्टेंस देते हैं। वो कहते हैं कि अगर ज़्यादा सेविंग होगी तो ज़्यादा एक्यूमुलेशन कैपिटल का होगा। तो इससे होता क्या है, तो ये किसी तरह से होगा, तो ये कैपिटलिस्ट और यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड है इनसे ही सबसे ज़्यादा सेविंग की जाती है। यहाँ पे जो लेबर है वो लेबर का जो वेज रेट है वो सब्सिस्टेंस वेज रेट पे दिया जाता है, जिससे वो अपनी यहाँ पे जो सेविंग है वो नहीं कर पाते हैं। तो सेविंग करने वाला जो जो क्लास है वो था कैपिटलिस्ट और लैंडलॉर्ड, इनसे ही सेविंग होती है। और ये सेविंग से ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और इन्वेस्टमेंट को बढ़ने के लिए जो कैपिटल चाहिए वो कैपिटल एक्यूमुलेशन होने से ही होता है। तो ये कब होगा, जब लोगों के पास सेविंग बढ़ेगी। तो ये होने के साथ साथ वो कहते हैं कि अगर सेविंग बढ़ेगी तो कैपिटल बढ़ेगा, और कैपिटल होने से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी, और इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तब लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और एम्प्लॉयमेंट मिलने से ही यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरह से होती है। तो हमारा सेकंड पॉइंट है लेजेस फेयर। लेजेस फेयर ये कॉन्सेप्ट कहता है हर क्लासिकल इकोनॉमिक्स यहाँ पे ओपन मार्केट यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझते हैं, और जिस तरह की यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है वो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए ये समझते हैं। और उसी के साथ अगर ओपन मार्केट होता है तो ये ओपन मार्केट से ही यहाँ पे लोगों को ग्रोथनेस होने में हेल्प होती है। अगर लोगों को ओपन मार्केट होगा और गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस अगर नहीं है तो उनको कहाँ प्रॉफिट करना है और उनसे उनको मैक्सिमम किस तरह से सेटिस्फाइड मिल सकता है, ये कॉन्सेप्ट एक नेचुरली है। और इस नेचुरली कॉन्सेप्ट से ही इनविजिबल हैंड या नेचुरल लॉ, ये कॉन्सेप्ट जो एडम स्मिथ ने हमें दिए हैं, इससे ही मार्केट में इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है। तो एडम स्मिथ कहते हैं कि मार्केट के अंदर कोई भी किसी की भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, या किसी तरह का ही कंट्रोल नहीं होना चाहिए। मार्केट अपने आप कंट्रोल कर लेगा और इक्विलिब्रियम कंडीशन खुद ब खुद यहाँ पे करने की कोशिश करेगा, और वो करने के बाद इक्विलिब्रियम कंडीशन हमें मिलेगी। तो उसी के साथ वो कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट कम से कम टैक्स लगाए, और यहाँ पे टैक्स लगाने की पॉलिसी कम करे तो ही यहाँ पे मार्केट को यहाँ पे ग्रोथनेस को हेल्प होती है। उसी के साथ गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेरेंस ना करे, गवर्नमेंट कोई भी रूल्स ना बनाए और ना ही रेगुलेशन बढ़ाए। तो इससे क्या होगा, अगर मार्केट को पूरी तरह से अगर फ्री हैंड छोड़ दिया जाए तो अपने आप हर कोई रैशनल लोग होते हैं जो अपना प्रॉफिट कहाँ होगा, किस तरह का होगा और किस तरह से उसे अचीव करे, ये जो कॉन्सेप्ट होता है वो उनको पूरी तरह से मालूम होता है। और अपना यहाँ पे प्रॉफिट किस तरह से करे
ये गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के अलावा वो खुद तय कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा थर्ड पॉइंट है डिक्लाइन प्रॉफिट। क्लासिकल इकोनॉमिक्स ये कहते हैं कि एक ऐसी भी कंडीशन आती है या सिचुएशन आएगी जहाँ पे प्रॉफिट डिक्लेयर करने की कंडीशन आ जाती है या नौबत इस तरह की आएगी। ये कब आएगी? जब प्रॉफिट कम होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जब यहाँ पे कैपिटल एक्यूमुलेशन कम होगा, तो इन्वेस्टमेंट नहीं होने की वजह से और प्रॉफिट यहाँ पे घटने की वजह से यहाँ पे डिक्लेयर करना एक कंडीशन पे आके यहाँ पे होता है। तो अगर जब प्रॉफिट बढ़ता है तभी तो लोगों के पास सेविंग बढ़ेगी, सेविंग बढ़ने के बाद ही लोग कैपिटल एक्यूमुलेशन बढ़ेंगे और उससे ही इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और लोगों के पास प्रॉफिट आना शुरू होता है। बट यहाँ पे जब कैपिटल ही नहीं लोगों के पास होगा तो ये एक्यूमुलेशन करना ही लोग कम कर देते हैं, तब ये इन्वेस्टमेंट नहीं होता है और ये प्रॉफिट यहाँ पे डिक्लेयर करने की नौबत आ जाती है। तो वो कहते हैं कि जब ये कैपिटलिस्ट और लैंडलॉर्ड के पास सेविंग करने की कैपेसिटी होती है और ये जब मार्केट के अंदर कंपटीशन कैपिटलिस्ट के पास आती है और वो लोग खुद कंपटीशन में जूझते हैं, तो इस कंडीशन में उनको प्रॉफिट कम होता है। और ये प्रॉफिट कम होने की वजह जब और वेज रेट बढ़ाने के साथ साथ प्रॉफिट यहाँ पे मिलने की जो या रिटर्न आने की जो प्रॉफिट कंडीशन होती है वो डिक्लेयर करना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे जब लेबर को जब वेज रेट बढ़ा दिया जाता है तो उससे होता क्या है, यहाँ पे मार्केट के अंदर लेबर उसकी कंडीशन बढ़ती है और उसको कंपटीशन यहाँ पे कम करने की वजह से कैपिटलिस्ट वेज रेट बढ़ा के देता है और ख़ुद का प्रॉफिट कम कर लेता है। तो ये कंडीशन कब आती है? जब मार्केट के अंदर अनसर्टिनिटी कंडीशन आ जाती है और एक कंपटीशन के साथ साथ कैपिटलिस्ट और भी कई तैयार हो जाते हैं और भी कई कैपिटलिस्ट यहाँ पे आने की वजह से मार्केट के अंदर पूरी तरह से कंपटीशन कंडीशन आ जाती है और ये कंपटीशन ही यहाँ पे प्रॉफिट डिक्लेयर करने की सिचुएशन में खड़ी कर देती है। उसी के साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं कि जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ये कॉन्सेप्ट आती है या ये कंडीशन यहाँ पे क्रिएट होती है, ये होने की वजह है जब एग्रीकल्चर सेक्टर से यहाँ पे प्रोडक्टिविटी है वो स्टॉप होना स्टार्ट हो जाती है या एग्रीकल्चर के साथ जो प्रॉफिट आता है वो आना जब बंद होता है। तो ये कब होगा? जब एग्रीकल्चर की जो लैंड है वो प्रोडक्टिविटी हर तरीके से अगर लिया जाए तो ये एक ऐसी कंडीशन में भी जब आती है तब उसकी जो फर्टिलिटी है वो फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो इसके साथ क्या होता है, उसको टेक्नोलॉजी के साथ अगर उसकी जो प्रॉफिट आने की जो कंडीशन है उसे पोस्टपोन किया जाता है। बट इसे सिर्फ शॉर्ट रन में ही पॉसिबल है, लॉन्ग रन में इसे पॉसिबल नहीं किया जाएगा क्योंकि हमने अज्यूम कर लिया है टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट जो टेक्नोलॉजी है वो एक हद तक ही जो डिमिनिशिंग है रिटर्न आने का एग्रीकल्चर का, वो टेक्नोलॉजी किसी तरह से पोस्टपोन कर लेती है। बट ये लॉन्ग रन में नहीं हो पाता है और फिर भी यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है वो हमें दिखाई देता है। माल्थस कहते हैं, माल्थस के व्यू से हम देखें तो वो कहते हैं कि पॉपुलेशन और जो फूड सप्लाई है ये इन्वर्स रिलेशनशिप इनमें दिखाई देता है। अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसके साथ साथ फूड की सप्लाई यहाँ पे कम पड़ती है और ये कैपिटल कम होने की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो माल्थस और रिकार्डो इनके व्यू से अगर देखें तो वो कहते हैं कि यहाँ पे पॉपुलेशन और फूड सप्लाई इसका नेगेटिव रिलेशनशिप होता है जो यहाँ पे
स्टॉप करता है प्रोसेस ऑफ ग्रोथ को। जेस मिल कहते हैं कि पॉपुलेशन इनवर्स रिलेशनशिप है, जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होता है तो टेक्नोलॉजी कम पड़ती है, उसकी में कुछ कमियां है, और कैपिटल एक्यूमुलेशन घटने की वजह सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो यह इससे होता क्या है, प्रॉफिट आने की जो कंडीशन होती है वो पॉपुलेशन वेज रेट लोगों का बढ़ने की वजह से लोग पॉपुलेशन और भी बढ़ता है, लोगों के पास और भी मनी आने की वजह से पॉपुलेशन बढ़ती है। ये कंडीशन यहाँ पे कैपिटल एक्यूमुलेशन घटने की वजह बन जाती है, और इससे ही यहाँ पे स्टेशनरी स्टेट ये कंडीशन इकोनॉमी में आने की मजबूर कर देता है। तो इसके लिए मिल्स कहते हैं कि इसे पॉपुलेशन को कंट्रोल करना यही एक पॉइंट्स बन जाता है, और ये कंडीशन अगर कंट्रोल में होती है तो यहाँ पे फूड जो डिमांड होती है उसे सप्लाई करने में हेल्पफुल होगी, और ये कंडीशन अगर हद से बाहर अगर जाएगी तो पॉपुलेशन और भी बढ़ती है, और जिससे यहाँ पे स्टेशनरी स्टेट ये कंडीशन आने की वजह बन जाएगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टेशनरी स्टेट। एक ऐसी कंडीशन आती है जब डेवलपमेंट की एक कंडीशन हम अचीवमेंट करते हैं, उसके बाद जब कैपिटल एक्यूमुलेशन यहाँ पे घटता है तभी ही इकोनॉमी में या इकोनॉमी की जो डेवलपमेंट कंडीशन है उसे स्टेशनरी स्टेट में आने में मजबूर कर देती है। ये जब होता है तब प्रॉफिट डिक्लाइन करता है। ये प्रॉफिट डिक्लाइन करने की वजह होती है जब प्रॉफिट को ज़ीरो लेवल तक आने को यहाँ पे मजबूर होती है, क्योंकि लोगों के पास अगर प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है तो वो कैपिटल एक्यूमुलेशन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल एक्यूमुलेशन यहाँ पे टोटली यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, और उसी के साथ वेज रेट बढ़ जाता है, जिससे लोगों की सब्सिस्टेंस लेवल यहाँ पे वेज रेट भी यहाँ पे घटता है, और लोगों का जो वेज रेट है वो सब्सिस्टेंस लेवल को आना मजबूर हो जाता है, और इससे सब्सिस्टेंस लेवल भी घटने की वजह उससे भी कम वेज रेट पे ये कंडीशन आ जाएगी। तो यहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत देती है, जो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सब्सिस्टेंस लेवल बढ़ने की वजह से लोगों के पास जब मनी आता है तब वो लोग अपनी हर ज़रूरतें पूरी करने में, फुलफ़िल करने में यहाँ पे सक्सेस होते हैं। तो ये पॉपुलेशन बढ़ने की वजह यहाँ पे बन जाती है, और ये अनयूज और नेशनलिटी को यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं देने वाले भी पॉपुलेशन यहाँ पे जो आते हैं, जो इस अनयूज ऐसी पॉपुलेशन यहाँ पे जो फूड सप्लाई उसकी कंडीशन में यहाँ पे प्रॉब्लम कर देती है। तो यहाँ पे जो डिमांड है उसे पूरी तरह की नहीं होने की वजह से ही यहाँ पे स्टेशनरी स्टेट ये कंडीशन आने की मजबूर कर देती है। तो इससे होता क्या है, ये प्रॉब्लम क्रिएट होने की वजह सबसे बड़ी होती है नेचुरल रिसोर्सेज कम होना, या टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होना, या टेक्नोलॉजी आगे नहीं बढ़ना। तो इसी के साथ होता क्या है, लोगों को अनसर्टिनिटी क्रिएट हो जाती है, और इससे होता क्या है, लोग अनसर्टिनिटी डिसीजन यहाँ पे लेने में मजबूर होते हैं। मार्केट के अंदर या कंट्री के अंदर अनसर्टिनिटी ये सिचुएशन बड़ी मात्रा में स्प्रेड हो जाती है। तो इससे स्टॉप होता है यहाँ पे प्रोग्रेस, और प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिलने की वजह से ही स्टेशनरी स्टेट कंडीशन मिल जाती है। यहाँ पे क्लासिकल इकोनॉमिक्स में दिया हुआ जो कॉन्सेप्ट है उसे अपनी तरीके से यहाँ पे किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है, ये कॉन्सेप्ट क्लासिकल जो थॉट्स है इस पे बहुत से ही यहाँ पे क्रिटिक्स यहाँ पे अदर इकोनॉमिक्स करते हैं। इसमें फर्स्ट है इम्परफेक्ट क्लासिफिकेशन।
यहाँ पे जो इम्परफेक्ट क्लासिफिकेशन यहाँ पे माना गया है, यहाँ पे दो ही ऐसे क्लास है जो कैपिटलिस्ट और यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड है, यही यहाँ पे सेविंग करते हैं और यहाँ पे कैपिटल एक्यूमुलेशन होने की वजह बनती है, ऐसा अज्यूम किया जाता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये कहता है कि जो मिडिल क्लास है वो भी तो सेविंग करते हैं और इनसे ही कैपिटल एक्यूमुलेशन हो सकता है। तो यहाँ पे इसे इग्नोर किया गया है। सेकंड है नेग्लेक्ट टू मिडिल क्लास रोल। यहाँ पे नेग्लेक्ट किया गया है जो मिडिल क्लास है इन्हें पूरी तरीके से। तो ये हमें पॉइंट कहता है कि अगर जब मिडिल क्लास इससे अगर सोचे तो ये भी तो सेविंग करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे कैपिटलिस्ट, फिर लैंडलॉर्ड और लेबर, इनको ही यहाँ पे अज्यूम किया गया है और मिडिल क्लास ये जो रोल है इसे पूरी तरीके से नेग्लेक्ट किया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अज्यूम टू नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी रोल या गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है और गवर्नमेंट यहाँ पे मार्केट के अंदर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन ना करे और मार्केट को फ्री हैंड यहाँ पे छोड़ दे तो ही तो मार्केट यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में आती है, इस तरह से अज्यूम किया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इग्नोर टेक्नोलॉजी एंड साइंस। इग्नोर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे टेक्नोलॉजी को भी यहाँ पे कांस्टेंट समझा गया है और जो यहाँ पे ये जो फील्ड है साइंस और टेक्नोलॉजी की, वो जिस तरह से यहाँ पे अपनी प्रोग्रेस कर रही है इसे टोटल ही यहाँ पे इग्नोर किया गया है और इसका कोई भी जिक्र यहाँ पे नहीं किया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टेशनरी स्टेट कॉन्सेप्ट। यहाँ पे स्टेशनरी स्टेट इस तरह की कंडीशन में जो मार्केट की इकोनॉमी आती है जहाँ पे प्रॉफिट आना पूरी तरह से बंद होता है और इसकी वजह होती है सिर्फ कैपिटल एक्यूमुलेशन बंद होने की वजह। तो ये रियलिस्टिक तो नहीं है और ना ही पॉसिबल है। इस तरह की कोई भी कंडीशन यहाँ पे मार्केट के अंदर कौन सी भी कंट्री में नहीं दिखाई देती है जिससे कैपिटल एक्यूमुलेशन की वजह से ही उस कंट्री स्टेशनरी स्टेट में आ जाती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वेज रेट सब्सिस्टेंस लेवल। जो यहाँ पे अज्यूम किया है वेज रेट जो लेबर को मिलेगा वो सब्सिस्टेंस लेवल तक ही मिलेगा, जिससे वो सेविंग ये कंडीशन नहीं कर पाता है। तो ये रियलिस्टिक नहीं है और ऐसी भी कोई लेबर है जिनको ये सब्सिस्टेंस लेवल से भी आगे जाके वेज रेट मिलता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंट गिवन ओनली लेबर एंड कैपिटल। सिर्फ यहाँ पे लेबर को और कैपिटल और जिसमें कैपिटल एक्यूमुलेशन को ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिया गया है, ऐसा यहाँ पे क्लासिकल जो इकोनॉमिक्स है वो सोचते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिया गया है ओनली लेबर और कैपिटल को। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन फैक्टर है और बाकी को यहाँ पे इग्नोर किया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अनरियलिस्टिक गिवन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट बाय क्लासिकल इकोनॉमिक्स, या यहाँ इसे कहेंगे कि इनकम्प्लीट यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट दिया गया है।
क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने अपनी जो सोच है या अपनी थॉट्स यहाँ पे जो क्लासिकल थ्योरी में दिया है वो यहाँ पे या हमारे बदलते समय के साथ साथ वो आउट ऑफ डेट है, या उनकी ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो अनरियलिस्टिक गिवन कॉन्सेप्ट है क्लासिकल इकोनॉमिक्स का, यहाँ पे इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे काम नहीं कर पाता है, और जिससे नए नए यहाँ पे कॉन्सेप्ट ढूंढने की वजह बन जाती है। और आगे जाके इकोनॉमिक्स में कई इकोनॉमिक्स यहाँ पे अपनी अपनी सोच देके या अपनी बदलते समय के साथ जो कंडीशन में किस तरह से यहाँ पे इकोनॉमिक्स उनकी थ्योरी वर्क करेगी, यहाँ पे बहुत से ही ऐसे इकोनॉमिक्स अपनी थ्योरी दे चुके हैं, जिससे क्लासिकल इकोनॉमिक्स अपनी ये सोच इससे ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा ये इनकम्प्लीट है, और इससे यही थॉट्स यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता है। तो इसी तरह से आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।